हाल ही में कई विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समर्थन किया है। 7वीं अनुसूची के बारे में संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन करती है। यह अनुच्छेद जो है वो सरकारों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की 3 सूचियों नामतः संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में निर्दिष्ट करती है। संघ सूची वे सूची है जिनमें जो संसद है हमारी केंद्र सरकार वह कानून बना सकती है। राज्य सूची पे राज्य विधानसभा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वो नियम बना सकती है और समवर्ती सूची पे राज्य और संसद दोनों नियम बना सकती है। लेकिन अगर विशेष स्थिति में जब दोनों के बीच में टकराव हो तो संसद को सर्वोच्चता प्राप्त है। अनुच्छेद 248 जो है वो संसद को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है। अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसे विषयों पर अधिकारिता की शक्ति को संदर्भित करता है जिनका राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं है। सरकारीय आयोग जो है उसके अनुसार समवर्ती सूची के विषय न तो विशेष रूप से राष्ट्रीय सरोकार के हैं और न ही स्थानीय सरोकार के हैं, इसलिए उन्हें संवैधानिक ग्रे क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है। संविधान में 7वीं अनुसूची को बनाए रखने का औचित्य भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है, उत्तरदायी शासन को सक्षम बनाना है, संतुलित आर्थिक विकास को प्राप्त करना, विविधता को बढ़ावा देना आदि है। भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना। देश के विभाजन के कारण राष्ट्रीय एकीकरण पर बल दिया गया था और केवल एक सशक्त केंद्र सरकार ही जटिल प्रशासनिक समस्याओं का प्रबंधन, बाहरी खतरों और आक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रख सकती थी। उत्तरदायी शासन को सक्षम बनाने में राज्य सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकारों को राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने, विभिन्न विचारों को समायोजित करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सामुदायिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले निकाय के रूप में देखा जाता है। यह सार्वजनिक नीति निर्माण, इसके कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन से संबंधित है। संतुलित आर्थिक विकास को प्राप्त करना। 7वीं अनुसूची राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित तरीके से आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास में समानता लाने के लिए केंद्र सरकार को विधायी शक्तियाँ प्रदान करती है। विविधता को बढ़ावा देना। भारत के भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या और बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या के संदर्भ में अनूठी विविधता है। इसी विविधता को देखते हुए राज्यों को विधायी शक्तियों का आवंटन सांस्कृतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अन्य संयुक्त समिति की रिपोर्ट 1934 के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था कि संघ और राज्यों के बीच सहयोग की भावना को मजबूत करने के लिए प्रांतों को स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार क्षेत्रों का निर्धारण करने हेतु वास्तविक स्वायत्तता प्रदान की जाए। 7वीं अनुसूची के विकास के क्रम में कई सारी जो घटनाएं हैं उनके बारे में दिया गया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया था, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों का प्रावधान किया गया था। इनमें प्राप्त भारतीय प्रतिनिधित्व था। 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव ने निर्वाचित नगरपालिका परिषद और ग्रामीण जिला बोर्डों की शुरुआत की। 1909 में भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय परिषदों को और अधिकार प्रदान किए। इससे भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई। 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, जिसके तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का सीमांकन किया गया और उन्हें पृथक करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में कमी की गई। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया जिसके तहत विधायी शक्तियों के वितरण की योजना को 3 सूचियों में निर्धारित किया गया और यही जो 3 सूचियों में जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो 3 सूचियाँ आई थी उसको जो है वो भारतीय संविधान में भी बरकरार रखा गया, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के
रूप में आज हम उन्हें पढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ शामिल हैं। सूची 1, 2 और 3। 1 जो है वह संघ सूची है, तो जिसपे कि संसद जो है वह कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश, रेलवे, बैंकिंग आदि। संघ सूची में जो है वो वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले जो है वो 97 विषय थे। पहले मतलब जिस समय संविधान में उल्लिखित 97 विषय थे, संशोधन के बाद अभी जो है वो 100 विषय हैं। सूची 2 में राज्य सूची, इस पे जो कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्य विधान मंडलों के पास है, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, दाव और जुआ आदि। पहले जो है वो 66 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें 61 विषय सम्मिलित हैं। सूची 3, समवर्ती सूची, इसके संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों जो है वो कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक कानून, वन्य जीव एवं जानवरों की सुरक्षा, वन आदि। पहले जो है वो इसमें 47 विषय थे, अभी जो है वो 52 हो गए हैं, 52 कर दिए गए हैं। तो फिलहाल में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब 7वीं अनुसूची में जो संशोधन होगा या होता है उसकी प्रक्रिया क्या है। तो 7वीं अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया के तहत भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता भी होती है, मतलब विशेष बहुमत और साधारण बहुमत दोनों। अन्य प्रावधान जिन्हें इस प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है, यानी यह जो प्रक्रिया है, क्या संसद का विशेष बहुमत और साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति, इसके आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी विधि को संशोधित किया जा सकता है। संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। उच्चतम और उच्च न्यायालय से जुड़े जो प्रावधान है उसी में संशोधन किए जा सकते हैं। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व में संशोधन किया जा सकता है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति तथा उसकी प्रक्रिया जो स्वयं अनुच्छेद 368 है उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। उसके साथ साथ 7वीं अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है। सातवीं अनुसूची पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो माना जा रहा है ये अप्रचलित और पुरातन हो गया है, तो इसे अपडेट करने की आवश्यकता है। वर्तमान 7वीं अनुसूची जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां सम्मिलित हैं को भारत सरकार अधिनियम 1935 से विरासत में प्राप्त किया गया था। इसे बदलते समय के साथ अपडेट किए जाने की आवश्यकता है। सेवा वितरण, नागरिकों द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं के तीव्र एवं कुशल वितरण की मांग की जा रही है, लेकिन वर्तमान में धन, कार्यों और अधिकारियों पर केंद्र सरकार का प्रभुत्व है। इनके प्रत्यायोजन के बिना स्थानीय सरकारें अनुक्रिया करने में असमर्थ हैं। केंद्रीकरण, राज्य सूची से समवर्ती सूची में और समवर्ती सूची से संघ सूची में स्थानांतरित किए गए विषय विकेंद्रीकरण के युग में केंद्रीकरण को रेखांकित करते हैं। उदाहरण के लिए 42वें संशोधन के द्वारा वन और शिक्षा जैसे विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया जाना। केंद्र की प्रभावशाली शक्ति, राज्य और केंद्रीय कानूनों के बीच संघर्ष की स्थिति में समवर्ती सूची में प्रभावी रूप से केंद्र को प्रभुत्व प्रदान किया जाता है, इसलिए भी संशोधन की मांग की जा रही है। उपयुक्त नियोजन,
यह सुनिश्चित करता है कि मौजूदा प्रविष्टियां नई प्रविष्टियां जिन्हें जोड़े जाने की आवश्यकता है उन्हें 21वीं सदी में शासन की आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए 3 सूचियों के अंतर्गत उचित रूप से सम्मिलित किया गया है। केंद्र राज्य संघर्ष स्वतंत्रता के पश्चात भारत में संघीय तनाव जैसे कि राज्य की अधिक स्वायत्तता की मांग 7वीं अनुसूची में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। आगे की राह क्या है? एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग का गठन 7वीं अनुसूची में सूची 1 और सूची 3 की प्रविष्टियों की जांच करने और प्रविष्टियों के पुनर्वितरण 1 और 3 की प्रविष्टियों के पुनर्वितरण सुझाव देने के लिए इस आयोग में प्रशासनिक अनुभव प्राप्त प्रख्यात अधिवक्ताओं तथा न्यायविदों को शामिल किया जा सकता है। संस्थागत ढांचा सहकारी संघवाद की अभिवृद्धि हेतु केंद्र और राज्यों के बीच विश्वसनीय नीतिगत वार्ता के लिए एक परामर्श मंच की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरा, सरकारिया समिति की कुछ सिफारिशें थी जो कि उन्होंने 1998 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसमें थी कि अवशिष्ट शक्तियों से लेके कर अधिरोपित करने की अवशिष्ट शक्ति जिसे संघ सूची में ही रहने देना चाहिए को छोड़कर अन्य अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो संघ सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अवशिष्ट शक्तियों के लिए कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 248। समवर्ती सूची के विषयों के संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने से पहले केंद्र द्वारा राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए। आवधिक समीक्षा पुरानी प्रविष्टियों को हटाने और नई प्रविष्टियों को जोड़ने और मौजूदा प्रविष्टियों को उचित स्थान पर रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूचियों की आवधिक समीक्षा करनी चाहिए। प्रविष्टियों का स्थानांतरण पुची आयोग जो था 2010 का के अनुसार केंद्र को केवल उन्हीं विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना चाहिए जो राष्ट्रीय नीति के बुनियादी मुद्दों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। इसमें कुछ अन्य जानकारियां हैं। तत्व और सार का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस। तत्व का अर्थ है यथार्थ प्रकृति या किसी वस्तु की वास्तविक प्रकृति और सार का अर्थ है किसी चीज का सबसे महत्वपूर्ण या आवश्यक भाग। मतलब तत्व सार जो है वो तत्व के अंतर्गत आएगा लेकिन वो एक महत्वपूर्ण और आवश्यक भाग है, परंतु तत्व जो है वो उसकी वास्तविक प्रकृति हुई। इसमें कहा गया है कि जहाँ यह निर्धारित करने का प्रश्न उठता है कि क्या कोई विशेष कानून किसी विशेष विषय एक सूची या अन्य में उल्लिखित से संबंधित है तो न्यायालय मामले के सार को देखता है। इस प्रकार यदि सार संघ सूची के अंतर्गत आता है तो राज्य सूची के कानून द्वारा इसका आकस्मिक अतिक्रमण इसे अमान्य नहीं बनाता। उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता गैस कंपनीवाद 1962, इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य 1990, जीलूभाई नानभाई खाचरवाद 1994 आदि जैसे विभिन्न वादों में तत्व और सार के सिद्धांत का उल्लेख किया है। कोई विधि जिस सूची के अंतर्गत आती है उस सूची का निर्धारण करने के उद्देश्य से उस विधि की वास्तविक प्रकृति एवं चरित्र को अभिनिश्चित किया जाना आवश्यक है। छद्मता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। यह सिद्धांत इस कहावत पर आधारित है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है वह परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है। यह इस धारणा को दर्शाता है कि कानून का उपयोग उस शक्ति के छद्म आवेश या छद्मवेश या उसकी आड़ में नहीं किया जा सकता है जिसे एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया था। यदि इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो वह अन्यथा मान्य नहीं होगा। इसे शक्तिकरण के पृथक्करण के आधार पर निर्मित किया गया है। यह जो सिद्धांत है यह भारतीय कानूनों के किसी भी गैर न्यायोचित एवं कपटपूर्ण उपयोग से बचने हेतु संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित या लागू किया गया एक उपकरण है। बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 68% सीटें आरक्षित करने का आदेश अनुच्छेद 15(4) के तहत प्रावधान की आड़ में अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, क्या इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है?
सातवीं अनुसूची सरकार के उस स्तर को निर्धारित करती है जिस पर सार्वजनिक हस्तक्षेप और सार्वजनिक व्यय किया जाता है। शक्तियों का यह वितरण हमारी राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को व्यवस्थित करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर वितरण की यह प्रकृति स्थिर नहीं रहती, बल्कि हमेशा परिवर्तित होती रहती है। क्या वर्तमान संदर्भ में इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है? इस पर सोचिए और लिखिए। धन्यवाद।